हाय दोस्तों, मेरा नाम है पराग पाल और आप सबका एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि हम रेक्टेंगुलर स्लोप फुटिंग का न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व कर सकते हैं और उसको डिजाइन कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर जो क्वेश्चन है वो यूजुअली आपके एग्जाम में मिनिमम 15 मार्क्स के लिए पूछा जाता है यूनिवर्सिटीज में। ठीक है, तो अगर आप इस क्वेश्चंस को प्रॉपर तरीके से समझेंगे तो आप ये न्यूमेरिकल आराम से सॉल्व कर पाएंगे। और इसकी ये जो नोट्स मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ ये मेरे वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल रहेगी, जिसका नाम है www.civilnotes.com। ठीक है, तो यहाँ पे विजिट करना मत भूलिएगा और हाँ, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले जो न्यूमेरिकल है उसको समझना बहुत जरूरी होता है। न्यूमेरिकल है डिजाइन अ रेक्टेंगुलर स्लो फुटिंग फॉर कॉलम 400 mm बाय 600 mm। मतलब आपके पास एक जो कॉलम है उसका डायमेंशन आपके पास आ गया कि 400 बाय 600 का आपका क्या है, कॉलम है। ठीक है, इन साइज कैरिंग 1500 एक्शियल लोड। मतलब आप ये पर्टिकुलर जो कॉलम है, ठीक है, ये कॉलम क्या कर रहा है, एक्शियल लोड कैरी कर रहा है, जिसका कितनी कितनी कैपेसिटी, मतलब कितना है उसका यूनिट, 1500 किलो न्यूटन। इतना उसकी क्या है, फोर्स एक्ट हो रहा है, लोड एक्ट हो रहा है, जो मैंने यहां से पी से रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, उसके बाद एसबीसी पूछ रहा है, एसबीसी ऑफ सॉइल इज 180 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर। एसबीसी मतलब होता है सेफ बीरिंग कैपेसिटी। अब ये तो अपवर्ड प्रेशर इंटेंसिटी डिनोट करने का साइन है, बट मैं ऐसे बता रहा हूं कि एसबीसी मतलब होता है सेफ बीरिंग कैपेसिटी। ओके, सेफ बियरिंग कैपेसिटी। ठीक है, कैपेसिटी ऑफ सॉइल, जिसको हम एसबीसी के नाम से बुलाते हैं। ठीक है, जो यहाँ पे मैंने क्यू से रिप्रेजेंट किए, किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। उसके बाद यहाँ पे यूनिट वेट दिया हुआ है 18 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, जो कि यहाँ पे मैंने लिखा है। ओके, और उसके बाद फाई हमें दिया है एंगल ऑफ रिस्पॉन्स। ओके, जो कि इस तरीके से हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, कि कितने रिस्पेक्ट में यहाँ पे हमें फाई दिया हुआ है, वो हमने यहाँ पे लिख दिया 30। ठीक है, तो अभी हमें कॉलम का डिमेंशन दिया है, लेकिन हमें डिजाइन क्या करना है, वी हैव टू डिजाइन रेक्टेंगुलर स्लोप फुटिंग। मतलब क्या, इस पर्टिकुलर कॉलम के डायमेंशन को ध्यान में रखते हुए हमें इस फुटिंग को डिजाइन करना है। डिजाइन मतलब होता है क्या है, डिजाइन मतलब डायमेंशन निकालना, उसके अंदर का स्टील का डाटा निकालना, कितना एरिया ऑफ स्टील लगने वाला है और कैसे लगने वाला है, किस पैटर्न में हमें लगाना है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम अज्यूम करने वाले हैं M20 ग्रेड ऑफ कंक्रीट और Fe415 स्टील। तो जो भी फैक्टर्स M20 ग्रेड ऑफ कंक्रीट और Fe415 के साथ लिंक करेंगे, उनके हम यहाँ पे क्या करेंगे, यूज करेंगे। कोई भी डिजाइन प्रोसीजर स्टार्ट होती है तो उसका सबसे पहला स्टेप होता है पीयू आइडेंटिफाई करना। अगर आपके इस पूरे डिजाइन में अगर आपको फैक्टर्ड लोड, मतलब इस 1015 के लिए अगर ऐसा बोला नहीं गया है कि ये फैक्टर्ड लोड है, एक्शियल लोड है, ठीक है, तो आपको एक चीज ध्यान में रखना चाहिए, जब भी आपको ऐसा कोई लोड दिखा दिया जाता है तो इसको सबसे पहले फैक्टर्ड करो। फैक्टर्ड लोड करना मतलब क्या, जो भी अभी प्रेजेंट लोड है उसको 1.5 गुना बढ़ाओ, मतलब 1.5 से मल्टीप्लाई करो, ताकि आगे चल के अगर आप कोई कंस्ट्रक्शन करोगे तो उस कंस्ट्रक्शन की लोड कैरिंग कैपेसिटी, मतलब उतना लोड कैरी करने का काम वो पर्टिकुलर एलिमेंट करेगा, वो पर्टिकुलर कॉलम करेगा, फुटिंग करेगा। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पे सबसे पहले फैक्टर्ड लोड निकालते हैं, जिसको मैं पीयू से रिप्रेजेंट करता हूं। 1.5 इंटू पी, मतलब जो अपना लोड है उसको 1.5 से मैं मल्टीप्लाई करूंगा, तो आपको यहाँ पे देखो मिल गया कितना, 2250 किलो न्यूटन, जो कि यहाँ पे मैंने लिख दिया 2250 इंटू 10⁻³ न्यूटन। उसके बाद अभी हम नेक्स्ट प्रोसेस के ऊपर जाएंगे, जो है डिजाइन ऑफ कॉलम। इस न्यूमेरिकल को मैंने दो हिस्सों में बांटा है, पहला है डिजाइन ऑफ कॉलम करना, दूसरा है डिजाइन ऑफ फुटिंग करना। ठीक है, तो डिजाइन ऑफ कॉलम करने में सबसे पहले स्टेप नंबर 1 आती है, वो है डिजाइन ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल मेन रेनफोर्समेंट, जिसको हम एएससी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अभी देखिए ग्रॉस एरिया जो यहाँ पे मैंने लिखा है वो बता रहा हूं। ग्रॉस एरिया मतलब क्या होता है, एरिया ऑफ कंक्रीट प्लस एरिया ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल रेनफोर्समेंट। ठीक है, अभी मुझे एरिया ऑफ कंक्रीट निकालना है, कंक्रीट का फॉर्मूला फंक्शन करना है, तो एजी मेरा इधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा एजी माइनस ऑफ एएससी। ठीक है, अभी मुझे एजी मतलब क्या होता है, एजी का फंक्शन होता है स्मॉल बी इंटू डी, मतलब क्या है, कॉलम एरिया ऑफ कॉलम, ग्रॉस एरिया जिसको कहेंगे, तो ये ए सी इज इक्वल टू बी इंटू डी माइनस ए एस सी हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने सेम फंक्शन यहाँ पे डिफाइन किया है। तो हम जब लॉन्गिट्यूडिनल मेन स्टील निकालते हैं, जिसको मैं एएससी से रिप्रेजेंट कर रहा हूं,
ठीक है, देखिए यहाँ पे। ओके, तो इसका फार्मूला होता है PU इक्वल्स टू, ओके, ये हमारा फार्मूला है, फैक्टर लोड इक्वल्स टू 0.4 FCK इंटू AC प्लस 0.67 FY इंटू ASC। अभी देखो यहाँ पे AC की भी टर्म्स है, ओके, और ASC की भी टर्म्स है। तो हम क्या करेंगे, जो भी AC यहाँ पे हमने ये जो रिलेशन बनाया है, इस रिलेशन को AC की जगह पे रख देंगे। ठीक है, तो देखो हमने यहाँ पे AC की जगह पे रख दिया AG माइनस ASC 0.4 FCK, AG माइनस ASC 0.67 FY ASC। इसलिए रखा क्योंकि हमारे पास जो कंस्ट्रेंट है, मतलब ASC में निकालना है तो एक ही चीज अननोन रहनी चाहिए और बाकी की सारी चीजें नोन रहनी चाहिए। तो एक ही चीज अगर अननोन रहेगी तो आप आराम से इस कैलकुलेशन को सॉल्व कर पाएंगे। अभी मैंने यहाँ पे ये भी बताया कि ये जो AG है, इसको हम रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं, B इंटू डी, और हमारे पास B और D कॉलम का डायमेंशन है। ये मेरे पास B है 400, ये है D है 600। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, PU इक्वल्स टू 0.4 FCK BD माइनस ASC प्लस 0.67 FY इंटू ASC। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये B और D की सारी वैल्यू रख देंगे। ठीक है, PU की भी वैल्यू यहाँ पे रख देंगे। ठीक है, 0.4 FCK की वैल्यू होगी 20, B की होगी 400, D की होगी 600, ASC अननोन रहेगा जो आइडेंटिफाई करना है। 0.67 FY की होगी कितना, 415, FE 415 स्टिल यूज कर रहे हैं, और ASC में निकालना है। तो अगर आप इसी तरीके से अपने कैलकुलेटर में रखते हो सेम फंक्शन में और शिफ्ट करके सॉल्व करते हो, तो आपको ASC का फंक्शन मतलब वैल्यू मिल जाएगी 1222 mm²। मतलब इतना आपका मेन लॉन्गिट्यूडनल स्टील का क्या रहने वाला है, एरिया रहने वाला है। इतना आपको क्या लगाना है, अपने मतलब इसमें पूरे कॉलम में लगाना है। ठीक है, ना अभी हम नेक्स्ट पेज के ऊपर चलते हैं, जहां पे हम सबसे पहले ये चेक करेंगे कि ये जो मैंने अभी निकाला है 1220, ये जो मैंने ASC निकाला है, ये सेफ है या नहीं है, मतलब मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, मिनिमम ASC आइडेंटिफाई करेंगे। मिनिमम ASC निकालने का फंक्शन है कि 0.8% ऑफ AG हम निकालते हैं। ठीक है, तो 0.8% ऑफ AG मतलब क्या है, AG मतलब इन शॉर्ट B इंटू डी। B तो मेरे पास होता है पर कि 400 बाय 600 का ये मेरे पास कॉलम का डायमेंशन है, B और D की वैल्यू। तो 0.8 इंटू मतलब 8% इंटू B इंटू डी करेंगे तो आपको कितना मिल गया, 1920 mm²। बट हमने ASC कितना निकाला, हमने ASC निकाला 1222 mm²। मतलब ये जो हमने निकाला, कैलकुलेट किया, ये मिनिमम से भी कम है। इसका मतलब हमें क्या करना चाहिए, हमारा यहाँ पे डिजाइन हो गया फेल। ठीक है, इसका मतलब हमें क्या चेक करना चाहिए, हमें जो मिनिमम वैल्यू है, ठीक है, उस मिनिमम वैल्यू को एज अ ASC करके आगे की प्रोसीजर स्टार्ट करना चाहिए। 10, तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है 10 प्रोवाइड ASC इक्वल्स टू ASC मिनिमम विच इज इक्वल्स टू 1920 mm²। क्लियर है। नाउ अभी हम क्या करेंगे, जो हमारे पास ये जो एरिया आया है, उस एरिया का यूज करके अभी हम बाहर निकालेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं इसका एक बेसिक फंक्शन आपको बता देता हूं। अगर आपके पास किसी भी इसका एरिया है, जैसे मान लो AG इज द एरिया ऑफ स्टील, ओके, या फिर मैं इसको और अच्छी तरीके से निकाल देता हूं। ठीक है, अगर आपके पास एरिया ऑफ स्टील है तो आप इसको नंबर ऑफ बार कैसे निकाल सकते हो, तो देखो π/4 इंटू डायमीटर का स्क्वायर इंटू नंबर ऑफ बार। मतलब अगर आपके पास ये एरिया ऑफ स्टील कितना है, 1920 है, तो π/4, पाई तो कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू आपको तो पता है, इंटू कितने mm का बार लगाना चाहते हो। ठीक है, वो अगर नहीं, वो आइडेंटिफाई करना है, तो नंबर ऑफ बार कितना लगाने वाले वो पहले बताओ। जैसे यहाँ पे मैंने लगाया कि मुझे 8 बार लगाने, तो मैं यहाँ पे 8 बार लगाऊंगा तो मुझे ये डायमीटर की वैल्यू पता चल जाएगी कि मैं कितना डायमीटर मुझे लगाना चाहिए। तो वही मैंने यहाँ पे किया है, मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि मैं 8 नंबर ऑफ बार लगाना चाहता हूँ, तो उस हिसाब से ये मैंने यहाँ पे फार्मूला लिखा जो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। यहाँ पे 1920 8 नंबर ऑफ बार 8 बार लगाना चाहता हूँ, π/4 इंटू डायमीटर का स्क्वायर। इसका जो सॉल्व करने के बाद हुआ है 17.48। अभी आप मुझे बताओ 17.48 डायमीटर का कोई बार होता है क्या, नहीं, तो उसको राउंड अप करके हम निकालेंगे, वो कितना बन गया 18। मतलब आपको 8 बार लगाने हैं, ठीक है, 18 mm डाया के। ठीक है, समझ गए। अभी ये डाया किसके लिए, लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट के लिए, तो इसलिए हमने यहाँ पे लिख दिया 10 प्रोवाइड 8 बार्स, ओके, ऑफ 18 mm डाया। अभी मेरी स्टेप नंबर 2 रहेंगी ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट के लिए। देखो कॉलम में जब आप एक कॉलम बना रहे हो, ठीक है, एक बहुत सिंपल सी चीज दोस्तों मैं बताना चाहता हूं। ये आप कॉलम जब बना रहे हो तो कॉलम में जो डाया आपने लगाया,
ठीक है, 4 कॉर्नर पे 4 रहेगा, मतलब अगर मैं टॉप व्यू दिखाता हूँ 1 2 3 4, ओके, 8 बार लगाने थे, ठीक है, 5 6 7 8। तो उसी तरीके से ये अपना टॉप बार हो गया, ये अपने क्या हो गए, टॉप बार हो गए। ठीक है, ये कौन से बार हो गए, अपने लॉन्गिट्यूडिनल बार हो गए। ठीक है, ये इसमें लोगों को बहुत फर्क मतलब पता नहीं होता है ट्यूडिनल, इसलिए मैं यहाँ पे लिख के दे रहा हूं आपको। और अभी जो मैं यहाँ पे लैटरल टाइज लगाने वाला हूं, मतलब क्या, इस तरीके से जो हमारी टाइज रहेगी, ठीक है, ओके, ये जो रहती है इनको क्या कहते हैं, हम इनको कहते हैं ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट। ठीक है, ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट। ठीक है, तो देखिए डिजाइन ऑफ ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट मतलब अभी हमने लैटरल टाइज डिजाइन, लैटरल टाइज और लिंक, और बीम में जो होती है उसको स्टिरप्स कहते हैं। ये वाइवा का क्वेश्चन है, ध्यान में रखना। तो सबसे पहले डिजाइन ऑफ ट्रांसफर रेनफोर्समेंट में सबसे पहली स्टेप आती है, वो होती है डायमीटर ऑफ लिंक। आपको लिंक का डायमीटर आइडेंटिफाई करना होता है। वो कैसे करते हैं, उसके करने के दो तरीके, एक तो डायमीटर ऑफ लिंक, जो भी आपका मेन बार है, मतलब जो आप 18 mm का बार प्रोवाइड करें उसका 1/4 करो, जो कि हो गया 4.5 mm। या फिर दूसरा डायमीटर ऑफ लिंक, डायमीटर ऑफ लिंक हम अज्यूम कर सकते हैं 6 mm। ठीक है, तो इन दोनों में से जो भी मैक्सिमम होता है उस वैल्यू को एज अ डायमीटर ऑफ लिंक आप असाइन कर सकते हो। तो इन दोनों में से मैक्सिमम कौन है, 6 mm है, इसका मतलब हम यहाँ पे 6 mm का बार लगाएंगे। ठीक है, नाउ सेकंड चीज है पिच। पिच मतलब क्या होता है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं इसको कलर को थोड़ा चेंज करूं, ठीक है, तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको क्या कहते हैं, पिच कहते हैं। तो पिच ऑफ द लिंक कैसे होता है, देखो पिच ऑफ द लिंक, एक तो जो भी आपका कॉलम, जो भी आपका कॉलम का डायमेंशन है उसका वन साइड 400 mm, या फिर पिच ऑफ द लिंक इक्वल्स टू 16 टू डाया, 16 इंटू 5, ये फॉर्मूला है। 16 इंटू 5 मतलब क्या, 16 इंटू कितना मेन डायमीटर है आपका, 18 mm का प्रोवाइड कर रहे हो, वो कितना है 288। नाउ तीसरा है पिच ऑफ द लिंक इक्वल्स टू 300 mm। ठीक है, इन शॉर्ट ये स्पेसिंग ही है, बट हम इसको जब ट्रांसवर्स बार निकालते हैं तो उसमें पिच कहते हैं। तो इन तीनों में से जो भी मिनिमम वैल्यू होगी, ओके, जो भी मिनिमम होगा आपका, दैट पर्टिकुलर वैल्यू कंसीडर एज अ पिच। तो पिच ऑफ द लिंक इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ द अबव बोथ, वो कितना है 288। इसका मतलब इन दोनों के बीच में जो आप स्पेसिंग रखोगे वो कितनी रखोगे, 288 mm की रखोगे। ठीक है, क्लियर। ना अभी मैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ चलता हूं दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मैंने लिख दिया दैट दस प्रोवाइड द लिंक ऑफ 6 mm बाय एट द रेट ऑफ 280 mm सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस। तो आप क्या करोगे, अगर मान के चलो आपका कॉलम का हाइट, जस्ट कंसीडर आपकी अगर कॉलम की हाइट पकड़ के चलिए 3 मीटर की है, सॉरी कॉलम की हाइट है 3 मीटर की, 3 मीटर की हाइट मतलब क्या, 3000 mm। ठीक है, तो 3000 mm को इस 280 mm से डिवाइड करो। ठीक है, तो 3000 डिवाइडेड बाय, ओके, 280 अगर आप करते हो तो कितना रहेगा, ये आता है 10.71, मतलब अप्रोक्सीमेटली 11। इसका मतलब ये जो लिंक्स रहेगी, आप ये जो पूरे कॉलम में जो आप लिंक प्रोवाइड करोगे, 6 mm बार के 11 लिंक आपको प्रोवाइड करने पड़ेंगे। ठीक है, ये सबसे सिंपल कैलकुलेशन मैंने आपको बताया। ठीक है, नाउ अभी दोस्तों हम बात करेंगे नेक्स्ट स्टेप की, जो है अरेंजमेंट ऑफ लिंक। चलो आपने निकाल तो लिया कि आपको लिंक प्रोवाइड करनी है, लेकिन किस टाइप की लिंक प्रोवाइड करनी है, ओपन लिंक, क्लोज लिंक, क्योंकि अलग अलग टाइप की लिंक होती है। अगर मैं एक कॉलम आपको बताऊं तो कॉलम में 1 2 3 4 5 6 7 8, अगर ऐसा पर्टिकुलर कॉलम है तो मान के चलो आपकी इस तरीके से एक लिंक हो गई, दूसरी लिंक आपकी इसके बीच में हो गई, ये एक लिंक हो सकती है, या फिर अलग अलग टाइप की लिंक होती है। तो वो किस टाइप की प्रोवाइड करनी है वो अभी हम स्टेप नंबर 3 में निकालेंगे। तो स्टेप नंबर 3 है अरेंजमेंट ऑफ लिंक। सबसे पहले हम अज्यूम करते हैं कि जो क्लियर कवर है, क्लियर कवर मतलब क्या होता है, जो भी आपका कॉलम होता है और स्टील बार होता है उसके सेंटर तक का, बार के सेंटर तक का डिस्टेंस, सेंटर के डिस्टेंस से कॉलम के एज तक का डिस्टेंस जो होता है उसको कहते हैं क्लियर कवर। ठीक है, ये ध्यान में रखना दोस्तों। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे हम अभी जो अरेंजमेंट ऑफ लिंक कर रहे हैं उसमें अज्यूम करेंगे क्लियर कवर कितना है, 40 mm का। ठीक है, तो इफेक्टिव कवर हम निकालने वाले। इफेक्टिव कवर कैसे निकालते हैं, क्लियर कवर प्लस 18 बाय जो भी आपका डायमीटर ऑफ बार है उसका आधा करेंगे। ठीक है, तो क्लियर कवर प्लस मेन डायमीटर ऑफ बार है उसका आधा करके हो जाएगा, तो हो जाएगा 49। मतलब आपका इफेक्टिव कवर कितना हो गया, 49। देखो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज ध्यान में रखना है आपको, मैं एक बार बड़ी इसमें सिखा देता हूं आपको। 1 2, तो यहां से
इस बार से लेके यहां तक का डिस्टेंस जो अभी हमने निकाला वो हो गया इफेक्टिव कवर, ठीक है। और यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है बार के एज तक का वो हो गया क्लियर कवर, ठीक है। ये चीजें भूलना मत। क्लियर कवर का मीनिंग होता है जो भी बार है उसके एज सेंट उसके स्टार्टिंग पॉइंट तक के यहां तक का, ओके। और इफेक्टिव मतलब क्या होता है, बार के मिडल तक आने का, क्योंकि बहुत बार जो क्लियर कवर हम प्रोवाइड करते हैं वो कुछ इस शेप में होते हैं, ठीक है, ताकि ये जो पर्टिकुलर बार हम डालने वाले हैं इसमें प्रॉपरली फिक्स हो, ठीक है, इस तरीके से, राइट। नाउ उसके बाद अभी हमें B1 निकालना है। B1 तो अभी क्या है कि इसमें B1 2B1 और 2 इंटू B1 ये तीन कंडीशन है। इन तीन कंडीशन से आपको पता चलेगा कि आप किस टाइप का इसमें अरेंजमेंट प्रोवाइड करने वाले हो। B1 मतलब क्या होगा, जो भी आपका 600 है, मतलब एक कॉलम की जो साइज है, ओके। अगर ये कॉलम में आपको दिखाऊं, ठीक है, ये है आपका पूरा 600, ठीक है। तो 600 में से इधर से 49 माइनस करोगे और इधर से 49 माइनस करोगे, ठीक है, और डिवाइडेड बाय 2 करोगे, तो जितना डिस्टेंस मिलेगा ये डिस्टेंस हो जाएगा आपका B1, ठीक है। तो ये आया कितना आपका 251। देखो 600 माइनस 49 डिवाइडेड बाय 2 कितना है 251, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोलता है आपका IS कोड 456 क्या बोलता है, एज पर IS 456 2000 ये कहता है कि अगर आपका B1, ठीक है, 251 आ रहा है और वो जो है मतलब जो भी वैल्यू आ रही है, इफ दैट वैल्यू इज ग्रेटर देन 75 mm, तो आप सिंगल लिंक अरेंजमेंट प्रोवाइड नहीं कर सकते। आपका सिंगल लिंक अरेंजमेंट करने प्रोवाइड करने का प्लान फेल हो गया, ठीक है। दूसरा जो प्लान है वो ये है कि अगर 2 इंटू B1 मतलब जो भी आपका B है उसको 2 से मल्टीप्लाई करो। अगर ये कितना है 502, अगर ये पर्टिकुलर वैल्यू जो है, ठीक है, ये पर्टिकुलर वैल्यू 48 इंटू 5 लिंक, जो लिंक के लिए जो आपने डायमीटर यूज किया है, इंटू 48 अगर आप करते हो, उससे अगर बड़ी क्या बोलते हैं हम, बड़ी है, ठीक है, तो ये आपका फेल हो जाएगा। तो देखिए कितना है 48 इंटू 6 कितना हो जाएगा 288, तो 288 से 502 बड़ा है, ठीक है। इसका मतलब आप यहाँ पे 2 टाई ओपन लिंक अरेंजमेंट प्रोवाइड नहीं कर सकते। अभी नेक्स्ट है इसका उल्टा, ठीक है, सॉरी यहाँ पे छोटा नहीं होना चाहिए, यहाँ पे बड़ा होना चाहिए। अगर यहाँ पे 48.5 से 2B1 अगर बड़ा है तो आप यहाँ पे क्लोज लिंक प्रोवाइड कर सकते हो, और यहाँ पे देखिए अपनी कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है, 502 इज ग्रेटर देन 288, तो इसका मतलब आप यहाँ पे 2 टाई क्लोज लिंक प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया कि 10 वी कैन प्रोवाइड 2 टाई क्लोज लिंक अरेंजमेंट, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे कॉलम को हमने डिजाइन किया। नाउ अभी मैं नेक्स्ट स्टेप में ऊपर जाता जो है मेरी डिजाइन ऑफ फुटिंग। अभी हमें क्या करना था, स्लोप फुटिंग डिजाइन करनी थी। तो हमने अभी तक क्या किया, कॉलम को डिजाइन किया, कॉलम का हमने लोड वगैरह सब आइडेंटिफाई कर लिया। सिमिलरली अभी हमें डिजाइन ऑफ फुटिंग करना है। जब हम डिजाइन ऑफ फुटिंग डिजाइन करते हैं तो स्टेप नंबर 1 होती है टू डिटरमाइन द डेप्थ ऑफ द फाउंडेशन फुटिंग बिलो द ग्राउंड लेवल। मतलब ग्राउंड लेवल जो है उसके नीचे, अगर ये ग्राउंड लेवल है आपकी, ठीक है, इसके नीचे डेप्थ ऑफ फुटिंग कितनी है, मतलब हमें कितना एक्सकैवेशन करना पड़ेगा, डेप्थ ऑफ फुटिंग हमारी कितनी है ये हमें निकालना है। तो उसका फार्मूला है, उसके दो फार्मूले होते हैं, एक तो डीएफ निकालना और एक तो डीएफ निकालो या फिर डीएफ मिनिमम के साथ कंपेयर करो। तो डीएफ का फार्मूला है सेप बेयरिंग कैपेसिटी जो क्यू है डिवाइडेड बाय आर यूनिट वेट ऑफ सॉइल इन ब्रैकेट 1 माइनस साइन ऑफ फाइव अपॉन 1 प्लस साइन ऑफ फाइव और उसका होल स्क्वायर। तो ये सारी चीजें रख दो। क्यू है अपना वो 180, यूनिट वेट है 18, 1 माइनस साइन ऑफ फाइव की वैल्यू है 30 डिग्री और 1 प्लस साइन ऑफ 30 डिग्री और उसका स्क्वायर। तो ये कितना मिला 1.11। डीएफ मिनिमम हम आयस कोड हमारा क्या कहता है, एज पर आयस कोड ये होता है 1 मीटर। तो इसका मतलब डेप्थ ऑफ फुटिंग मिनिमम कितने कहता है, आयस कोड 1 मीटर होना चाहिए। बट हमारे कैलकुलेशन के हिसाब से जो हमें डाटा दिया गया है उस हिसाब से हमारे डेप्थ ऑफ फुटिंग कितना आ रहा है 1.11 मीटर। तो दोस्तों एक चीज ध्यान में रखो, कभी भी आप कोई चीज डिजाइन करते हो तो उस चीज के मतलब अगर आप फाउंडेशन डिजाइन कर रहे हो तो आपको सबसे पहले सेप बेयरिंग कैपेसिटी की जरूरत होती है, यूनिट वेट की जरूरत होती है और एंगल ऑफ शेयरिंग रेजिस्टेंस की जरूरत होती है। तो इसके लिए आपको यूनिट वेट की टेस्ट करनी पड़ेगी, ओके, आपको सेप बेयरिंग कैपेसिटी की टेस्ट करनी पड़ेगी, ओके, और आपको एंगल ऑफ शेयरिंग रेजिस्टेंस आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। अगर ये तीनों चीजें आप आइडेंटिफाई कर लेते हो तो आप बहुत अच्छे तरीके से आराम से आप डेप्थ ऑफ फाउंडेशन निकाल सकते हो, ठीक है। तो देखिए
डेप्थ ऑफ फाउंडेशन इन दोनों में से जो मैक्सिमम होगा वो हम लेंगे। तो डेप्थ ऑफ फाउंडेशन दोनों में से मैक्सिमम कितना है, 1.11 बड़ा है या 1 बड़ा है, 1.11 बड़ा है। तो हम यहाँ पे बोलेंगे कि डेप्थ ऑफ फाउंडेशन इज 1.11। नाउ हमारी नेक्स्ट स्टेप है वो है कैलकुलेशन फॉर लोडिंग। अभी हम फुटिंग के ऊपर लोड लगा रहे हैं, मतलब फुटिंग को डिजाइन कर रहे हैं, तो उसका तो लोड निकालना पड़ेगा ना, क्योंकि लोड आइडेंटिफाई करना ही सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसीजर होती है। अगर आप लोड आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे तो आप डिजाइन नहीं कर पाओगे। तो कैलकुलेशन फॉर लोड जब मैं करता हूं तो सबसे पहले मुझे ये चेक करना पड़ेगा कि कॉलम का लोड कितना आ रहा है। ओके, तो यहां पे देखिए मैंने लिख दिया लोड्स ऑन कॉलम, जो कि कितना है 1500। मैंने फैक्टर लोड नहीं लिया है, ध्यान में रखिए। लोड्स ऑन कॉलम कितना है 1500। उसके बाद मैं यहाँ पे जो भी फुटिंग है उसका 10% सेल्फ वेट ले रहा हूं, कि फुटिंग का सेल्फ वेट हम कंसिडर कर रहे हैं कि जो भी कॉलम का लोड आ रहा है उसका 10% जो रहेगा वो फुटिंग का सेल्फ वेट रहेगा। ठीक है, तो इसलिए मैंने 10% ऑफ पी किया है, सेल्फ वेट ऑफ फुटिंग। ओके, जो कि कितना होगा 1500 का 10% 150 किलोमीटर। अब इसकी और इसकी दोनों की एडिशन कर दो, कितना हो गया 1650 किलोमीटर। मतलब ये मेरे पास टोटल लोड है। ठीक है, आप फैक्टर लोड भी ले सकते हैं, बट मैंने यहाँ पे वर्किंग लोड ही लिया है और वर्किंग लोड ही लेना चाहिए। ठीक है, तो देखिए 1650 किलोमीटर यहाँ पे ये आ गया। ठीक है, तो ये मेरा टोटल लोड है किसके लिए, फुटिंग के डिजाइन के लिए। और जो मैंने फैक्टर लोड यूज किया है वो मैंने किसके लिए बनाया, ताकि कॉलम की कैपेसिटी बढ़े। ओके, अभी जब मैं साइज ऑफ फुटिंग डिफाइन करूंगा, देखिए डिजाइन करना मतलब क्या, पहले साइज निकालना फिर एनफोर्समेंट निकालना। अभी जब हमने कॉलम की डिजाइनिंग की उस टाइम पे हमारे पास ऑलरेडी साइज था, बाद में हमने रेनफोर्समेंट निकाला। अभी जब हम फुटिंग की डिजाइन कर रहे हैं तो ना हमारे पास डायमेंशन है ना हमारे पास रेनफोर्समेंट है, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, डायमेंशन निकालेंगे। तो डायमेंशन निकालने के लिए सबसे पहले स्टेज होती है एरिया ऑफ फुटिंग निकालना, कि हमें फुटिंग का कितना एरिया लगने वाला है। और उसका फार्मूला है W अपॉन सेप बेरिंग कैपेसिटी। जो भी आपका W यहाँ पे आपने आइडेंटिफाई किया है, ठीक है, ये जो आपने W आइडेंटिफाई किया है 1650 डिवाइडेड बाय सेप बेरिंग कैपेसिटी करोगे तो आपको पता चलेगा कि 9.16 मीटर स्क्वायर ये आपका क्या एरिया ऑफ फुटिंग है। इतने एरिया में आपको फुटिंग लगानी है। ठीक है, तो इसके बेसिस पे हम क्या करेंगे, रेक्टेंगुलर फुटिंग आप असाइन करेंगे। ठीक है, तो अगर मैं रेक्टेंगुलर फुटिंग असाइन कर रहा हूं तो इस डायग्राम को थोड़ा अच्छे तरीके से दिखेगा। यहाँ पे मुझे इस यल को निकालना है और यहाँ पे इधर से मुझे विड्थ को निकालना है। तो अगर मैं लेंथ निकालूंगा तो मेरी लेंथ कैसे निकलेगी दोस्तों, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे मैंने इन पूरे पोर्शन को x नाम से दिया हुआ है, मतलब इस एज से लेके इस एज तक का डिस्टेंस मैंने बोला है x। तो अगर मैं एक्स एल निकालता हूं तो एल का जो डिस्टेंस रहेगा वो यहां से लेके ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा आपका d, मतलब जो 600 यहाँ पे दिया है यहां से इतना डिस्टेंस, और ये हो जाएगा x जो यहाँ पे मैंने लिखा है, मतलब हो जाएगा d प्लस 2x। सिमिलरली जो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है देखिए। ओके, अगर मैं b की बात करता हूं वो भी सिंपल उसी तरीके से हो जाएगा। क्या होगा, देखिए यहां से लेके इतना x, यहां से लेके इतना b जो कि है 400, और ये होगा यहां से लेके इतना x, तो ये हो जाएगा b प्लस 2x। ओके, जो कि हो जाएंगी वैल्यू ऑफ b और ये हो जाएगा वैल्यू ऑफ l। ठीक है, तो देखिए मैंने सेम चीजें यहाँ पे लिखी है। अभी d और b की वैल्यू आप यहाँ पे रख दो। ठीक है, यहाँ पे रख देंगे तो कितना हो जाएगा 0.6 प्लस 2x और 0.4 प्लस 2x। अभी एरिया का फार्मूला हर छोटे बच्चे को पता होता है, वो होता है l इंटू बी। तो हमारे पास अभी एरिया भी अवेलेबल है, कितना है यहाँ पे 9.16, तो 9.16 यहाँ पे रख दो। अभी L की वैल्यू कितनी है, ये है 0.9 प्लस 2x, और B की वैल्यू कितनी है 0.4 प्लस 2x। अगर आप इसको सॉल्व करते हो अपने कैलकुलेटर में रख के तो आपको डायरेक्ट x की वैल्यू मिल जाएगी, वो हो जाएगी 1.26 मीटर, तो जिसको हम 1.3 मीटर कंसीडर करेंगे। तो अभी आपको क्या करना है, ये जो आपको x की वैल्यू मिली है आपको बस x की जगह पे रख देना है इस पर्टिकुलर इसमें, तो आपको ये L और B मिल जाएगा। तो देखो 0.6 प्लस 2 इंटू 1.3 और 0.4 प्लस 2 इंटू 1.3, तो L की वैल्यू मिल गई आपको 3.2 और B की वैल्यू मिल गई 3। ठीक है, नाउ अभी आपके पास साइज ऑफ फुटिंग आ गया, मतलब साइज ऑफ फुटिंग कितना है 3/2 इंटू 3, और कॉलम का डायमेंशन आपके पास है। अभी डेप्थ भी तो निकालनी पड़ेगी। अभी तो आपने टॉप साइज निकाला है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा कि 10 वी आर प्रोवाइडिंग द साइज ऑफ फुटिंग एज अ 3 मीटर बाय 3.2 मीटर। बट अभी हमें आगे की चीजें भी करनी है, तो लेकिन उसके पहले हम अपवर्ड प्रेशर इंटेंसिटी आइडेंटिफाई करेंगे जिसका नाम होता है पीयू। पीयू निकालने के लिए आपको क्या करना होता है, एक फार्मूला दिया होता है, वो फार्मूला है 1.5 इंटू पी
इंटू यल इंटू बी। इसी फंक्शन को ध्यान में रखते हुए मैंने वहां पे जो लोड लिया है कॉलम का लोड, जब हम लोड निकाल रहे थे उस टाइम पे उस कॉलम के लोड को मैंने फैक्टर नहीं किया। अगर मैं उसको वहां पे फैक्टर करता तो मुझे यहाँ पे फिर से उसको यहाँ पे इस तरीके से फैक्टर करना पड़ता। ठीक है, तो अपवर्ड प्रेशर इंटेंसिटी निकालने के लिए मेरा फार्मूला है 1.5 इंटू पी अपॉन यल इंटू बी। तो 1.5 इंटू पी की वैल्यू कितनी है 1500, 1.5 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। यल की वैल्यू मुझे मिल गई 3/2 और बी की वैल्यू है 3। तो कितना हो गया ये 234.37 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो इसको मैं बोलूंगा 235 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये मेरे को मिल गया पीयू। अभी मैं यहाँ पे फैक्टर्ड बेंडिंग मूवमेंट भी निकालूंगा। फैक्टर्ड बेंडिंग मूवमेंट निकालने के लिए सबसे पहले ये ध्यान में रखो कि स्लोप फुटिंग है। स्लोप फुटिंग में आपको इस तरीके से डायग्राम बनानी पड़ेगी जिसमें आपको दो सेक्शन डालने पड़ेंगे एक ही पर्टिकुलर लाइन से, मतलब इस डायरेक्शन से और इस डायरेक्शन से। ठीक है, और आपको ये पर्टिकुलर डिस्टेंस x और ये x को एज अ प्लेन पकड़ना पड़ेगा ताकि आप फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मूवमेंट निकाल पाए, क्योंकि हमें फैक्टर्ड बेंडिंग मूवमेंट निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम सारी चीजें लिख दो जो आपके पास अवेलेबल है। हमारे पास कैपिटल यल है, कैपिटल बी है, स्मॉल डी है, स्मॉल बी है। ठीक है, तो हम क्या ऐसा कंसिडर मान के चलते कि ये जो x1 है, ठीक है, ये x1 है, इट्स अ क्रिटिकल सेक्शन फॉर बेंडिंग मूवमेंट एट द फेस ऑफ द कॉलम। ठीक है, देखो यहाँ पे हम दो चीजें मान के चल रहे हैं कि ये कॉलम का फेस और कॉलम का साइड। तो x1 को फेस मानेंगे, x2 को साइड मानेंगे। ठीक है, तो या फिर फेस ही मान के चलते कि दोनों x1 और x2 एक क्रिटिकल सेक्शन है जिसके हमें जहां पे हमें बेंडिंग मूवमेंट मैक्सिमम मिल सकता है। तो x1 अगर मुझे निकालना है तो कैसे निकलेगा, जो कैपिटल यल है, ठीक है, इस टोटल एल में से मैं ये डी माइनस कर दूंगा, ये माइनस कर दूंगा डी और उसको डिवाइडेड बाय 2 करूंगा। देखो यहाँ पे फार्मूला लिखा है, तो मुझे x1 मिल जाएगा। ठीक है, सिमिलरली अगर मुझे x2 निकालना है तो मैं इस b में से इस b को माइनस करूंगा और उसको 2 से डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, x2 मिल जाएगा। अभी उन्हीं दोनों चीजों को ध्यान में रखते हुए अभी हमारे पास लेंथ आ गई। ठीक है, देखो ये होता है फोर्स, ओके, और ये होता है लेंथ। मतलब ये लेंथ कौन सी होती है, दिस इज अ परपेंडिकुलर लेंथ। ठीक है, तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर लेंथ मतलब होता है बेंडिंग मूवमेंट। ठीक है, या फिर मूवमेंट होता है। तो हम यहाँ पे हमारा फार्मूला लगाएंगे बेंडिंग मूवमेंट का, फैक्टर बेंडिंग मूवमेंट का, जो है लोड पीयू इंटू बी इंटू एक्स1 स्क्वायर बाय 2। ओके, और ये एमयू हो गया पीयू इंटू यल इंटू एक्स2 2 बाय 2। मतलब x1 के लिए b हो जाएगा, x2 के लिए l हो जाएगा। सारी वैल्यू हम इसमें रखेंगे तो हमें mu1 और mu2 ये दोनों वैल्यू यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, और इन दोनों का यूज करके हम आगे डेप्थ असाइन करेंगे। ठीक है, देखिए, तो नेक्स्ट प्रोसेस होती है, नेक्स्ट स्टेप होती है डेप्थ ऑफ फुटिंग निकालने की। डेप्थ ऑफ फुटिंग निकालना मतलब यहाँ पे सबसे पहले इक्विवेलेंट विड्थ ऑफ सेक्शन निकालना होता है। इक्विवेलेंट विड्थ ऑफ सेक्शन निकालना मतलब क्या, जो भी आपका b है प्लस 1/8 इन ब्रैकेट b माइनस स्मॉल b, वो आपको मिल जाएगा BE1। ठीक है, ये फार्मूला ध्यान में रखो। ये कैसे किया मैंने, ये है आपका b स्मॉल b प्लस 1/8 कैपिटल B माइनस स्मॉल b। तो ये आपको मिलेगा क्या, इक्विवेलेंट विड्थ ऑफ सेक्शन। ठीक है, ये हो गया आपका इक्विवेलेंट विड्थ ऑफ सेक्शन। सिमिलरली आपको सेम फंक्शन आपको किसके लिए रखना है, x2 के लिए रखना है। ये हमने फर्स्ट सेक्शन के लिए निकाला, ये आपको सेकंड सेक्शन के लिए। जब सेकंड सेक्शन में डालोगे तो b से रिप्रेजेंट क्या हो जाएगा, d प्लस 1/8 इन ब्रैकेट यल माइनस ऑफ d। तो ये आपका इक्विवेलेंट विड्थ ऑफ सेक्शन निकल जाएगा जो कि आपको मिला 925। तो अभी हम यहाँ पे Fe415 यूज करें, इसलिए mu और mu2 को लिमिटिंग मूवमेंट के साथ कंपेयर करेंगे इंडिविजुअली। तो mu1 इक्वल्स टू mu लिमिटिंग करते हैं तो mu1 कितना है हमारे पास, देखो हमने लास्ट इसमें दिखाया था, नीचे मैंने यहाँ पे निकाल के दिखाया था, वो है 592 और mu2 है 635। ठीक है, तो 592.75, ओके, इसको कंपेयर करेंगे 0.138 FCK इंटू BE इंटू डी स्क्वायर। तो BE की वैल्यू मैं यहाँ पे कितनी डालूंगा दोस्तों, ये मैं डालूंगा इतनी 725। ओके, तो वो मुझे उससे मुझे डेप्थ कितनी मिल रही है 545.63। जब मैं दूसरे mu2 से निकाल रहा हूं तो उसमें मैं BE2 यूज करूंगा। ओके, बाकी सारा फार्मूला सेम, तो उसमें कौन सी वैल्यू यूज करूंगा 925। तो उससे मुझे जो डेप्थ मिल रही है वो कितनी मिल रही है 498। इन दोनों में से जो भी मैक्सिमम होगी दैट पर्टिकुलर वैल्यू इज कंसिडर एज अ डेप्थ, इफेक्टिव डेप्थ।
ठीक है, तो वो कितनी अज्यूम कर रहा हूं मैं यहाँ पे, मैक्सिमम कौन सी है, 545.63 इज द मैक्सिमम वैल्यू, क्योंकि ये मिनिमम है। तो मैं इसको एक्सेप्ट करूंगा, इसको नहीं करूंगा। तो यहाँ पे मैं क्लियर कवर भी अज्यूम करूंगा 60 mm का। तो कैपिटल डी इक्वल्स टू 545.63 प्लस 60 mm, तो ये आपको मिल जाएगा 605.63। तो इसको मैं अज्यूम करता हूँ एज ओवरऑल 610 mm। ठीक है, तो 610 mm मेरा ओवरऑल डेप्थ है। ठीक है, मतलब अगर मैं बोलूं तो ये मेरा कॉलम, ये मेरा स्लोप और ये मेरी होगी डेप्थ। मतलब यहां से इतनी डेप्थ कितनी होगी, 610। ये मेरी ओवरऑल फुटिंग की डेप्थ है। अभी मैं क्या करूंगा, इस 610 में से क्लियर कवर माइनस करूंगा, तो मुझे यहाँ पे इफेक्टिव डेप्थ मिलेंगी 550 mm। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बोलूंगा कि जो कैपिटल डेप्थ है वो है 610 और स्मॉल डेप्थ है, इफेक्टिव डेप्थ है 550। तो डेप्थ भी मिल गया आपको, एरिया भी मिल गया। अभी हम चेक करेंगे पंचिंग शेयर। पंचिंग शेयर चेक करने के लिए आपको कुछ ज्यादा करना नहीं होता है, आपको ऐसी डायग्राम बनानी होती है, बी और एल आपको यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दो। ओके, और जो आपका कॉलम है उससे हर एक डिस्टेंस के ऊपर डी बाई टू डिस्टेंस इतना निकालो। ठीक है, तो जो भी आपकी डेप्थ है उसका आधा करो और इस पर्टिकुलर वैल्यू के साथ उसको ऐड कर दो। ठीक है, तो जो भी आपकी डेप्थ आई अभी उसको हम यहाँ पे ऐड करेंगे। ओके, जैसे ये डी/2 कितना है, 0.275, मतलब 550 हमारा डेप्थ आया, इफेक्टिव डेप्थ। तो डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो 0.275 हो गया। तो ये 0.275, ओके, प्लस 0.6, ओके, प्लस मतलब देखो ऐसा हो जाएगा, यहां से लेके इतना डिस्टेंस निकलेगा आपका 0.275 प्लस 0.6 प्लस 0.275। और इधर का कैसे निकलेगा, इधर का निकलेगा आपका 0.4 प्लस 0.275 प्लस 0.275, मतलब आगे पीछे मैंने कर दिया। तो आपको इधर की वैल्यू मिलेगी कितनी, ये होगी 1.15, ये होगी 0.95, ये डिस्टेंस। ठीक है, मतलब इधर का डिस्टेंस हो गया कितना, 0.95, और इधर का डिस्टेंस हो गया ये इतना 1.15। ठीक है, क्योंकि हम वहां पे मान के चल रहे कि इनके पास क्रिटिकल सेक्शन आ सकता है, फॉर अ क्रैकिंग आ सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन मैंने यहाँ पे दिया है। ये आपकी फुटिंग है, ऊपर से लोड आ रहा है, फैक्टर्ड लोड 2250, जो कॉलम का लोड आ रहा है। नीचे से आपका पीयू इंटू 1.15 इंटू 0.95, मतलब ये क्या हो गया, पंचिंग लोड जो हमने निकाला। ओके, फुटिंग के टाइम में मैं आपको दिखा देता हूँ किसके बारे में बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, इस पीयू के बारे में बात कर रहा हूँ 235। ओके, जो हमने निकाला, जो नीचे से कॉलम, नीचे से फुटिंग को सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, सो ये हो जाएगा 235 इंटू 1.15 इंटू 0.05, तो ये हो गया 257, और ऊपर से आ रहा है अपना कॉलम का लोड। तो इन चीजों को ध्यान में रख के हमें अभी पंचिंग शेयर फोर्स और नॉमिनल शेयर फोर्स निकालना है। तो पंचिंग शेयर फोर्स निकालने का फॉर्मूला वेरी सिंपल है, जो भी डाउनवर्ड फोर्स आ रहा है उसमें से माइनस करेंगे अपवर्ड फोर्स। तो डाउनवर्ड फोर्स कितना आ रहा है, कॉलम का फोर्स आ रहा है 2250, और नीचे से कितना जा रहा है 257, तो दोनों को माइनस करना कितना मिल रहा है आपको, 1993 इंटू 10⁶ न्यूटन, इतना आपका क्या मिल गया, पंचिंग शेयर फोर्स, जिसको हम कहेंगे व्यू। अभी हमें नॉमिनल शेयर फोर्स निकालना है। नॉमिनल शेयर फोर्स मतलब क्या, सबसे पहले पेरीमीटर निकालो। तो पेरीमीटर मतलब क्या, चारों साइड का एडिशन। तो एक साइड है, यहां पे देखिए हमने, एक ये साइड हो गई, एक ए साइड होगी। तो 1.15 प्लस 0.95 प्लस 1.15 प्लस 0.95, क्योंकि ये साइड हो जाएगी 1.15 और ये हो जाएगी 0.95। तो पेरीमीटर क्या, चारों साइड का एडिशन। तो वो हो गया 4.2 मीटर, मतलब 4200 mm। उसके बाद अभी हमें इफेक्टिव डेप्थ ऑफ द सेक्शन निकालना है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैं नेक्स्ट पेज के ऊपर जाता हूं। वो निकालने के लिए आपको एक डायग्राम बनानी पड़ेगी, जिसमें ये y की वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी। देखिए यहाँ पे ये सारा मैंने डिफाइन किया है, जिसमें मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये ओवरऑल डेप्थ 610 है, इफेक्टिव डेप्थ 550 है। ठीक है, ये मेरा क्लियर कवर है। ठीक है, इस पॉइंट से लेके, सेंटर पॉइंट से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो हमने आइडेंटिफाई किया L माइनस डी/2 से। ओके, मतलब टोटल लेंथ में से मैं d माइनस कर दूंगा, तो मुझे मिल जाएगा कितना, 1300 mm, मतलब यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस 1300 है। फिर मैं ऐसा मान के चलता हूँ कि x का जो सेक्शन मैंने डाला वहां तक का डिस्टेंस d/2 मतलब 275 है। ओके, तो अगर मैं x का डिस्टेंस निकालूं तो वो मेरा कितना निकलेगा, ओके, x का डिस्टेंस मेरा निकलेगा 1025, मतलब माइनस 1300 में से ये 275 माइनस करो, तो इतना डिस्टेंस मेरा मिल गया कितना, 1025। ठीक है,
ये मेरा जो डेप्थ है ये मान के चलो हमें 190 है, ये हो गया मेरा 250, ये हमने पहले भी निकाला है। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट हम इंटरपोलेशन निकालेंगे, और इंटरपोलेशन का यूज करके हम क्या निकालेंगे, इस डेप्थ को निकालेंगे, ताकि हम स्लोप फुटिंग को डिफाइन कर सकें, और यही इंपॉर्टेंट प्रोसीजर होती है। तो इसलिए x1 की वैल्यू है, मतलब देखो यहाँ पे मैं डिफाइन कर रहा हूं, अगर मेरा x0 है तो मेरी y की वैल्यू कितनी है 190, मतलब यहाँ पे बात कर रहा हूं। अगर ये x0 है तो यहाँ पे y की वैल्यू मेरी कितनी है 190। अगर मेरा x इक्वल्स टू इस लोकेशन पे 1025 है तो यहाँ पे y की वैल्यू मुझे निकालनी है। और अगर मेरा x इक्वल्स टू 1300 मतलब ये पॉइंट है, तो यहाँ पे मेरी y की वैल्यू कितनी है 550 है। ठीक है, बहुत सिंपल दोस्तों, देखो अगर लाइन डायग्राम निकालू, ये हो गया मेरा x0, ये हो गया मेरा x1 x हो गया, और ये हो गया मेरा x2। ठीक है, इसको अपन x1 लिखा है, x1 लिख लेते हैं। x1 पे डेप्थ है मेरी कितना 190, यहाँ की मुझे निकालनी है, और यहाँ की कितनी है 550। तो हम इंटरपोलेशन फार्मूला यूज करेंगे, जो कि क्या है y इक्वल्स टू, मतलब y की वैल्यू निकालनी है, जो कि मैं y एज अ डेप्थ असाइन यहाँ पे डिफाइन कर रहा हूं। तो y इक्वल्स टू y1 प्लस y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। तो ये सारी y और x की यहाँ पे जितनी वैल्यू मैंने बोली है, ये सारी वैल्यू यहाँ पे रख दो, आपको y की वैल्यू मिल जाएगी, जो कि होगी 473.85 mm। मतलब ये पर्टिकुलर डेप्थ की वैल्यू आपको मिल गई कितना 473.85। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ दैट अभी आपको टीवी निकालना पड़ेगा। तो टाउ वी निकालेंगे, उसका फॉर्मूला क्या है, v अपॉन बी नॉट इंटू डी। तो v हमारे पास कितने अभी हमने पिछले स्लाइड में निकाला, मैं आपको दिखा देता हूं कितना निकाला हमने 1993 पंचिंग शेयर। तो पंचिंग शेयर, और अभी हम यहाँ पे क्या निकाल रहे हैं, टीयू निकाल रहे हैं। तो पंचिंग शेयर हमारे पास है, ठीक है 1993। बी नॉट हमारे पास पेरीमीटर हमारे पास है, ये हमारा पेरीमीटर हो गया, और डी हमारे पास ये अभी जो हमने निकाला, तो उससे हमें टीवी मिल गया 1 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर। तो यहाँ पे जब हम परमिसिबल शेयर स्ट्रेसेस निकालेंगे, उसका फार्मूला है 0.25 अंडर रूट ऑफ एफसीके। तो 0.25 एफसीके हम कितना यूज कर रहे हैं, M20 ग्रेड ऑफ कंक्रीट, इसलिए 20 लिखा मैंने, तो वो हो गया 1.12। सिंस यहाँ पे जो टाउ वी की वैल्यू है ये टाउ सी से छोटी है, मतलब टाउ वी की वैल्यू कितनी है 1, और टाउ सी की वैल्यू कितनी निकली 1.12, तो हेंस इट इज सेफ इन पंचिंग शेयर। तो इसलिए हमारा जो फुटिंग है पंचिंग शेयर में सेफ है, वहां पे उतनी क्रैक्स नहीं आएंगी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट पोर्शन होता है डिजाइन ऑफ स्टील, और ये काफी इंपॉर्टेंट प्रोसीजर है दोस्तों। मैं जानता हूं कि वीडियो बहुत लेंदी हुआ है, बट बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो है। तो डिजाइन ऑफ स्टील जब मैं कर रहा हूं, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या निकालना है, स्टील रिक्वायर्ड इन लॉन्ग डायरेक्शन। हमें लॉन्ग बार निकालने हैं, जिसको मैं AST1 करके, जस्ट वेट अ मिनट गाइस, AST1 करके बुलाऊंगा। तो फार्मूला मेरा एक ही है, AST1 इक्वल्स टू 0.5 FCK अपॉन FY, 1 माइनस अंडर रूट ऑफ 4.6 इंटू MU1। यहाँ पे MU1 का बेंडिंग जो फैक्टर्ड बेंडिंग मूवमेंट है वो यूज करेंगे, FCK BE1 यूज करेंगे इंटू डी स्क्वायर, BE1 इंटू डी। तो सारी वैल्यू यहाँ पे डालो तो आपको AST1 मिल जाएगा। सिमिलर तरीके से जैसे हमने लॉन्गनेट ट्रांसफर्स रेनफोर्समेंट के लिए बार निकाले थे, वही फार्मूला हम यहाँ पे यूज करेंगे। ओके, तो हमारे पास नंबर ऑफ बार अभी हमें निकालने, तो 4 इंटू 4 बार में लगाना, 4 बार, मतलब ये एक्चुअली फार्मूला मैंने उल्टा किया है, इसको ऑलरेडी सॉल्व किया मैंने। फार्मूला ऐसा था, एरिया इक्वल्स टू पाई बाय 4 इंटू डायमीटर स्क्वायर इंटू नंबर ऑफ बार। तो हम नंबर ऑफ बार लिख रहे हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे ये 4 इधर चला जाएगा, तो 4 इंटू एरिया डिवाइडेड बाय पाई इंटू डायमीटर का स्क्वायर। ठीक है, ये यहाँ पे हो गया। तो आपको सारी वैल्यू इसमें रखनी है, ST1 की वैल्यू ये रख दो, पाई और फाई की वैल्यू, कितने mm का बार लगाना चाहते हो, 12 mm का बार लगाना चाहते हो तो रखो। तो आपको कितने बार मिले 32.9, मतलब 33 बार आपको लॉन्ग डायरेक्शन में लगाने पड़ेंगे। ठीक है, डोंट वरी, मैं इसके रेनफोर्समेंट डायग्राम भी आपको दिखाऊंगा। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिख दिया कि 10 वी नीड टू प्रोवाइड 33 बार और 12 mm डायमेंशन इन लॉन्गर डायरेक्शन। उसके बाद अभी मुझे शॉर्ट बार निकालने हैं, तो वो कैसे निकालूंगा, ST2 इक्वल टू सेम फार्मूला रहेगा, सिर्फ बेंडिंग मूवमेंट आपका चेंज होगा, जो कि शॉर्टर डायरेक्शन में लिए हमने निकाला है। तो उससे हमें आंसर मिल जाएगा कितना 3786.26। ठीक है, तो ये जो शॉर्टर डायरेक्शन का होता है, हम इसको दो तरीके से शॉर्ट शॉर्ट स्ट्रिप में असाइन करते हैं, एक द सेंट्रल बैंड और एक द मतलब स्टार्ट बैंड और सेंट्रल बैंड। ठीक है, तो वो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, बहुत सिंपल सा कैलकुलेशन है उसका। ठीक है, मतलब कैलकुलेशन, ऐसा कुछ कैलकुलेशन नहीं है, जस्ट वेट अ मिनट गाइस, देयर इज नो एनी कैलकुलेशन फॉर दैट। हम बस उसको एज अ
क्या होता है कि फुटिंग में एक शॉर्टर स्पैन और लॉन्गर स्पैन में हमें एक मेन बार्स प्रोवाइड करते हैं ताकि एजेस में प्रॉपर स्ट्रेंथ गेन हो। तो अगर मैं आपको रेनफोर्समेंट डिटेलिंग डायग्राम दिखाऊं तो आप देख सकते हो, ये मेरी रेनफोर्समेंट डायग्राम है, ठीक है। ये मेरा कॉलम है, ओके जस्ट वेट अ मिनट, दिस इज माय कॉलम, ओके। और ये मेरी है फुटिंग, ठीक है। ये उसका है साइड व्यू, ठीक है, जिसमें ये हो गए मेरे क्या लॉन्गिट्यूडिनल बार, ओके, लॉन्गिट्यूडिनल बार। ऐसा लग रहा है कि बचपन में नहीं क्या वो स्केचेस रहते थे फिर हम नाम देते थे, ये नोज है ये माउथ है, ऐसा लग रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद ये है, इसको हम करेंगे क्या, लेटरल टाइज, ओके। थोड़ा मजा रहना चाहिए ना सिखाने में, राइट। उसके बाद हम नीचे आएंगे तो ये हो जाएगा आपका कौन सा, मेन बार, ठीक है। और ये हो जाएंगे आपके डिस्ट्रीब्यूशन बार, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने सेम चीज यहाँ पे लिखी है। ये मेन बार कितने हैं आपके नीचे के, 13-33 नंबर 12 mm के बार के, और डिस्ट्रीब्यूशन बार कितने हम असाइन कर रहे हैं, 12 mm के, ठीक है। तो इस तरीके से देखो आप दोस्तों देख सकते हैं, इस तरीके से आपको रेनफोर्समेंट डिटेलिंग बनानी है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ओके। अगर आपको वीडियो समझ में आया दोस्तों तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, ओके। और मेरे वेबसाइट को विजिट करना मत भूलेगा जिसका नाम है www.civilnotes.com, ओके। सो हैव अ नाइस डे गाइस, बाय बाय।